हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे स्टॉक्स खरीदने से पहले रिसर्च कैसी करनी चाहिए। यहाँ पे मैं ज़्यादा नंबर्स की बात नहीं करूँगी, रादर मैं जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसकी बात करेंगे। बेसिकली कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले रादर उस इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम ऐसे कुछ 2-3 इंडस्ट्रीज लेंगे, 2-3 सेगमेंट्स लेंगे जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आईटी, अगर आप आईटी स्टॉक खरीद रहे हो तो वहाँ पर क्या देखना चाहिए, राइट। या अगर आप केमिकल कंपनियाँ खरीद रहे हो तो वहाँ पर क्या देखना चाहिए। एफएमसीजी खरीद रहे हो तो वहाँ क्या देखना चाहिए। ऐसे हम 2-3 इंडस्ट्रीज लेंगे और हम उस पर डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं एंड में कुछ 2-3 पॉइंट्स भी मैं कवर करूँगी। ऑफकोर्स यहाँ पर मैं आपको 15 to 20 मिनट्स में मैं पूरा आपको नहीं बता सकती कि कैसे रिसर्च करना, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसको टाइम लगता है। 15-20 मिनट के वीडियो पे आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको सब कुछ आ जाएगा। धीरे धीरे हम सीरीज़ लाते जाएंगे और थोड़ा मैं कुछ कवर करूँगी। पिछले कुछ वीडियोस में भी मैंने बहुत कुछ कवर किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डालूंगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप एफएमसीजी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे HUL, कोलगेट और ऐसी बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, अगर आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने क्या देखना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं लेकिन कुछ कंपनी टू कंपनी भी डिफ़र करती है, राइट। अब अगर जैसे आपको देखना है कि वॉल्यूम ग्रोथ कितना हुआ है, ओके, हर साल वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज की ग्रोथ हुई है। बिकॉज अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट बेच रही है तो हर साल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर साल अगर मैं बात करूं तो कितने टूथपेस्ट उसने बेचे हैं और पिछले साल से इस साल में कितना इंक्रीज हुआ है, ओके, ये एक वॉल्यूम ग्रोथ हो गई। तो ऐसे अगर आप HUL देख रहे हो फॉर एग्जांपल, अब HUL का बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आपको ओवरऑल देखना है कि वॉल्यूम ग्रोथ कितनी हुई है, ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ ये हो गई कि मार्केट शेयर कितना है। अब यहाँ पर आपको ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है, इससे 2-3 चीज़ें लिंक होते जाएंगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल जाइडस वेलनेस, ओके, तो ये जो शुगर फ्री आप खाते हो, शुगर फ्री जो है, बेसिकली ये जाइडस वेलनेस मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में। अब क्या हो गया है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट आप पूरा मार्केट कैप्चर कर चुके हो, या कोलगेट की अगर मैं बात करूं फॉर दैट मैटर, आप पूरा मार्केट कैप्चर कर चुके हो। अब आगे क्या, क्योंकि यहाँ से एक बार आपने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, अब इससे यहाँ से ग्रोथ कैसे होगी। तो यू हैव टू सी कि कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स में कैसे पेनिट्रेट हो रही है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैसे लेके आ रही है। क्योंकि एक अगर मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ, जैसे जाइडस ने क्या किया, उसका जो शुगर फ्री था, ओके, उसमें ऑलमोस्ट उसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। इसके आगे उन्होंने डिफरेंट जैसे उन्होंने एक्विजिशन किया हाइंस का, तो उसमें बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स आ गए। जाइडस ने क्या किया कि उसको पता था शुगर फ्री ऑलमोस्ट पेनिट्रेट हो चुका है, तो उसने शुगर फ्री की दूसरी वेराइटीज़ लाई और फिर दूसरे प्रोडक्ट्स में वो जो हाइंस का जो उनका पोर्टफोलियो उसको एक्वायर किया। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जब आपके पास पूरा मार्केट शेयर है, उसके बाद आप ग्रोथ कैसे करोगे। तो यहाँ पर आपको दूसरे प्रोडक्ट्स में आपको आना पड़ेगा, ओके, और दूसरे प्रोडक्ट्स में भी आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर आप मिल रहे हैं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में अगर आप एंटर हो रहे हो, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि करंटली अगर मेरा मार्जिन X% है और अगर मैं थोड़े हाई मार्जिन प्रोडक्ट में जा रही हूँ तो मेरे मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन आपको FMCG कंपनीज़ में एक तो ये मार्केट शेयर देखना है, और कंपनी अगर उस कंपनी का उस प्रोडक्ट में मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स में कैसे पेनिट्रेट, दूसरे प्रोडक्ट्स कैसे लेके आ रही है। जैसे मेरिको जो पैराशूट ऑयल बहुत साल पहले सिर्फ वो पैराशूट बेचता था, उसके बाद उन्होंने सफोला लेके आया, राइट। सफोला में भी उन्होंने क्या किया, जो हाई वेरिएंट सफोला गोल्ड हो गया, प्रीमियम हो गया, ऐसे बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके आए, राइट। पहले जो वो एक सिंपल नारियल तेल बेचता था उसमें अच्छा खासा उसका मार्केट शेयर आ गया, फिर वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आ गए, नए प्रोडक्ट्स में आ गए, जहाँ पर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में आ गए, आपका सफोला का पूरा कैटेगरी हो गया। देन ओट्स में आ गए, देन और यहाँ पर क्या हो गया ना कि क्योंकि सफोला का ब्रांड बहुत अच्छे से बन गया, तो सफोला के अंडर उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स लाए वो हिट होते गए। तो सफोला ऑयल, सफोला ब्रांड वॉज हिट,
सफोला ऑयल के अंडर, उसके बाद सफोला ओट्स आ गया, तो उस ब्रांड का यूज़ करके उन्होंने ओट्स में आ गए, राइट। सो ऐसे आपको ये भी ध्यान देना है कि कितना अच्छे से कंपनी ब्रांड को यूटिलाइज कर रही है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपने देखना ज़रूरी है एफएमसीजी में। और एफएमसीजी में ना आपने ये भी देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन रीच कंपनी का कितना अच्छा है, क्योंकि क्या होगा ना कि जैसे HUL, आप कोई भी कोने में चले जाओ आपको HUL का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा ही। या फॉर एग्जांपल मेरिको जो पैराशूट बनाता है, कहीं पे भी चले जाओ पैराशूट की बॉटल आपको मिलेगी ही, ओके। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक ही, मान लो अगर मेरा प्रोडक्ट एक ही रीजन में है, एक ही सिटी में है, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। वहीं क्या होगा, अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पैन इंडिया लेवल पे है या मैं बढ़ा रही हूँ फॉर दैट मैटर, ऑफ कोर्स एक साथ नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन रीच अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो क्या होगा, कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मैं लेके आ रही हूँ मेरे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एक तो ऑलरेडी सेटअप है। कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आया, जहाँ मेरे पुराने प्रोडक्ट्स जा रहे हैं वहीं मुझे नया प्रोडक्ट डालना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रीच का ये एक फ़ायदा हो गया। सेकेंड ये हो गया कि क्योंकि मेरा ऑल ओवर मतलब पैन इंडिया लेवल पे, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, पैन इंडिया लेवल पे क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स चले गए हैं, तो ऐसे में मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है ये, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन रीच मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो प्रीमियमाइजेशन की हमने बात की थी कि कंपनी कैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में एंटर हो रही है, कंपनी कैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में एंटर हो रही है, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, आप ये बाकी के तो छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है कि इंडिया में है या डोमेस्टिक पे कितना परसेंटेज है, एक्सपोर्ट कितना कर रही है, राइट। ये फिर सेकेंडरी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये जो हमने इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात की, ये आपने कोई भी एफएमसीजी कंपनी खरीदने से पहले रादर ये जो रिसर्च है, ये बेसिक रिसर्च ये तो आपने करना ही है। इसके अलावा बहुत सारी अदर दूसरी भी चीज़ें होती है, वो भी आपने देखना ज़रूरी है, जो हम नेक्स्ट आगे के कुछ वीडियोस में इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। नेक्स्ट जहाँ पर जो इंडस्ट्री की हम बात करेंगे वो है केमिकल। तो यहाँ पर जब भी आप केमिकल स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आपने क्या देखना है, तो पहले तो ये देखो कि क्या वो जो बल्क केमिकल में ऑपरेट कर रही है, मतलब बल्क केमिकल्स बना के बेच रही है या स्पेशलिटी केमिकल्स बना के बेच रही है। क्योंकि जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं वहाँ पर भले ही वॉल्यूम थोड़ा कम होता है लेकिन मार्जिन ज़्यादा होता है, वर्सेस बल्क केमिकल्स में मार्जिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है। सो जितना ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ कंपनीज जा रही हैं उतना अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है। बट डज नॉट मीन कि बल्क केमिकल्स वाली कंपनी अच्छी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर सिलेक्शन की बात आए, अगर वो कंपनी जो बल्क केमिकल बना रही है वो कंपनी अगर स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ जा रही है, वहाँ का पोर्टफोलियो बढ़ा रही है, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। सो ये एक चीज़ हो गई आपने देखनी है। सेकेंड चीज़ आपने जो देखनी है, कमोडिटी प्राइसेस आप देख लो या केमिकल प्राइसेस आप देख लो। यहाँ पर मान लो कोई एक एक्स केमिकल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल कंपनी को लग रहा है, उधर अगर वोलेटिलिटी आती है प्राइसेस में तो कंपनी को फ़र्क पड़ सकता है। अब यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि क्या कंपनी प्राइसिंग पावर है कंपनी के पास, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस की जो वोलेटिलिटी है, जो प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्या वो कंपनी पास ऑन कर रही है। मान लो अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, राइट, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत शूट अप हुए हैं या बहुत बढ़ रहे हैं, क्या वो इंक्रीज इन रॉ मटेरियल वाला प्राइस क्या कंपनी अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर पा रही है। अगर हाँ, तो नॉर्मली आप देखोगे कि उनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, जो एबिडा मार्जिन्स हैं, बेसिकली ये आपको मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी आपको उनके मार्जिन्स में दिखेगी, राइट। लेकिन अगर कुछ कंपनियां हैं जो रॉ मटेरियल प्राइसेस पास ऑन नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे आपको उनके मार्जिन्स में भी वोलेटिलिटी दिखेगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये एक चीज़ हो गई। सो केमिकल प्राइसेस, उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस, बेसिकली इसको आपको ट्रैक रखना पड़ेगा। सो जो भी कंपनी जो भी केमिकल बना रही है, आपको उसका भी प्राइस देखना है, और वो केमिकल बनाने के लिए जो कंपनी को रॉ मटेरियल लग रहा है, आपको उसका भी प्राइस देखना है। सो आप जब ये ट्रैक रखोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कंपनी के मार्जिन्स को कैसे अफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है।
और ना केमिकल कंपनीज में नॉर्मली आप ये भी देखना कि वैल्यू चेन कैसा है। जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे एक मैंने क्लीन साइंस पे एक वीडियो बनाया था, और एक विनती का भी एक वीडियो था। तो वहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था ना, एक एक्स रॉ मटेरियल था, उससे एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही थी, फिर वो जो वाई प्रोडक्ट बन रहा था उससे एक आगे कंपनी प्रोडक्ट बना रही थी, राइट। सो एक इंटीग्रेशन फॉर्म हो रहा था, एक वैल्यू चेन फॉर्म हो रही थी कि एक रॉ मटेरियल से कंपनी काफ़ी सारे डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बना रही है। तो यहाँ पर ना मार्जिन भी ज़्यादा मिल जाता है कंपनी को, और ये क्योंकि कंपनी एक एक्स रॉ मटेरियल बना रही है, उसी से ही आगे डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बना रही है, उसी से ही आगे इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स बना रही है बेसिकली। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो क्लीन साइंस का आप मेरा एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने जो मोट है क्लीन साइंस का, वो ये एक इनका जो वैल्यू चेन है बोल सकते हो, वही इतना अच्छा था। एक प्रोडक्ट से वो लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना रहे थे। सो ऐसे केस में मैं वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। सो ये एक इंटीग्रेशन भी आप ज़रूर देखेंगे, या जो ये वैल्यू चेन है बेसिकली, इसको वैल्यू चेन बोल सकते हो आप, वो ज़रूर देखिएगा कि क्या आपको वो केमिकल कंपनीज में मिल रही है क्या। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे आपको ये वैल्यू चेन मिल जाएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो आपको कोई भी एक केमिकल कंपनी में देखना है। नेक्स्ट इंडस्ट्री जो हम देखने वाले हैं वो है IT। तो IT स्टॉक्स जब भी आप रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ पे आपने क्या देखना चाहिए, सबसे पहले तो उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लो, क्योंकि बहुत लोगों को तो बिजनेस मॉडल ही समझ में नहीं आता IT कंपनीज का। तो ये सबसे पहली चीज़ है। सेकेंड चीज़ आपने देखनी है एट्रीशन रेट। अब ये क्या होता है, IT कंपनीज में आप देखोगे, आपके फ्रेंड्स को भी आपने देखा होगा, मेरे फ्रेंड्स को भी मैं देखती हूँ, बहुत स्विचिंग वहाँ पे चलती है, मतलब हर 2-3 साल में वो लोग जॉब बदल देते हैं। तो यहाँ पर अब IT कंपनीज चलती ही एम्प्लॉयज़ के वजह से है। सो एम्प्लॉयज़ आर बेसिकली द एसेट्स ऑफ IT कंपनीज। दो बैलेंस शीट में आपको एम्प्लॉयज़ नहीं दिखेंगे, लेकिन टेक्निकली दे आर द एसेट्स ऑफ IT कंपनीज, क्योंकि उन्हीं के वजह से कंपनियाँ चलती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी IT कंपनी का एट्रीशन रेट ज़्यादा नहीं हो, और आप उनके पीयर्स से कंपेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा एट्रीशन रेट मतलब लोग उस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, क्या होता है, अगर सपोज मैं एक IT कंपनी हूँ, आपका एक बिजनेस है, मैंने अपने लोगों को आपके प्रोजेक्ट पे लगा दिया, तो ऐसे केस में अगर वहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुझे दूसरे लोग लाने पड़ेंगे और उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फिर से समझाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि आपने मुझे एक बार प्रोजेक्ट दे दिया, तो यहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट हाई हो जाता है, क्योंकि अब मेरे एम्प्लॉयज़ पूरा आपका प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, तो आप मुझे आसानी से इतना छोड़ोगे नहीं, राइट। और क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट मेरे एम्प्लॉयज़ संभाल रहे हैं, सपोज मैंने 5-6 एम्प्लॉयज़ उस प्रोजेक्ट पे लगा दिए और उनको अब उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा पता है, उसमें से 2-3 भी चले गए, तो ऐसे केस में मुझे नए एम्प्लॉयज़ वहाँ लाने पड़ेंगे और उनको पूरा ट्रेनिंग देना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ को फिर से वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और वो सारी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए कोई भी IT कंपनी में ज़्यादा एकदम हाई एट्रीशन रेट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आपको दिखेगा ही, लेकिन एकदम ज़्यादा एट्रीशन रेट अगर हाई है तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड साइन। और यहाँ पर IT कंपनीज में जब भी आप रिसर्च कर रहे हो तो हायरिंग में देख लो कि क्या कंपनी बहुत ज़्यादा लोगों को हायर कर रही है। अगेन अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे आप अपने एसेट्स बढ़ा रहे हो टेक्निकली, राइट। यहाँ पर हायरिंग आपकी ज़्यादा हो रही है, तो एक अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंपनीज को ज़्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए हायरिंग ज़्यादा हो रही है। तो ये एक चीज़ आप देख सकते हो। फिर एक दो तीन मैट्रिक्स है कि एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉई, ये भी आप देख लो कि एक एम्प्लॉई से नॉर्मली एवरेज रेवेन्यू कितना हो रहा है, इससे आपको एफिशिएंसी का पता चलेगा। फिर आप ये भी देखो जैसे लेगेसी वर्सेस डिजिटल, ठीक है। ये हमने हैप्पीएस्ट माइंड के वीडियो में बात की थी। तो बेसिकली क्या है ना, आज अगर आप देखोगे IT कंपनीज ऑल सराउंडेड बाय डिजिटल, सब डिजिटल IT कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो लेगेसी की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो इन्फोसिस है, TCS है, इनके पास ज़्यादा लेगेसी बिजनेस है वर्सेस जो हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, ठीक है। आज के जो नए बिजनेसेस हैं या आप बाकी सारे बिजनेसेस देखोगे, उनका डिजिटल से काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है। तो ये क्योंकि आगे जाके सब कुछ डिजिटल IT पे डिपेंडेंट है, सो ऐसे केस में यहाँ पर आप देखो कि जो आपकी IT कंपनी है वो इस डिजिटल IT में कितनी ज़्यादा है। एग्जाम्पल हैप्पीएस्ट माइंड, अगर आपको हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस मॉडल पता है तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं डिजिटल की कैसे बात कर रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है वो है गुडविल। अब
नॉर्मली आप देखोगे कि आईटी कंपनीज में क्या होता है ना, एक्विजिशंस के थ्रू बहुत ग्रोथ होती है, विच इज़ ओके, लेकिन एकदम ही ज़्यादा बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर कर लिया, बहुत ज़्यादा आपको गुडविल दिख रहा है, और उसके बाद क्या होता है ना कि पी&एल में गुडविल का हिट होता है, ओके, इम्पेयरमेंट होता है। सो ऐसे केस में यहाँ पर कि जब उस गुडविल को जब आप पी&एल पे हिट इम्पेयर करते हो, तो ऐसे केस में आपका प्रॉफिट पे असर होता है। सो अगर कोई भी आईटी कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गुडविल दिख रहा है, तो ये नॉर्मली एक रेड साइन दिखती है। नॉर्मली आप आईटी कंपनी में देखोगे आपको गुडविल दिखेगा ही, लेकिन एक्सेसिव गुडविल नहीं होना चाहिए, राइट। सो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर देना है। अब अगर मैं गुडविल इम्पेयरमेंट की बात कर रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जो भी कंपनी को मैं एक्वायर कर रही हूँ, तो उसका मुझे ओवर एंड अबाउ जो भी मैं पैसा देती हूँ, उसके ब्रांड का बोल लो, या उसके इतना साल जो उसने काम किया, उसने कस्टमर्स का, मैं जो ब्रांड वैल्यू है फॉर दैट मैटर, जो ओवर एंड अबाउ मैं उसको पेमेंट कर रही हूँ, दैट इज़ गुडविल, ओके। सो अब ऐसे केस में क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जो एक्वायरिंग कंपनी है, जो कंपनी एक्वायर कर रही है, वो बहुत ही ओवर एस्टिमेट कर लेती है उस कंपनी को जिसको वो एक्वायर कर रही है। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा पैसा दे देती है, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि हमने जो इतना एक्स्ट्रा पैसा दिया है, वो तो एज सच उतना फ़ायदा मुझे मिल नहीं रहा है इस कंपनी से। तो ऐसे केस में अब वो जो गुडविल क्रिएट हुआ है, उसको अब हिट करना पड़ेगा, मतलब उसको इम्पेयर करना पड़ेगा, एज एन एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। तो जब मैं पी&एल में एज एन एक्सपेंस दिखा रही हूँ, तो पी&एल मेरा हिट हो रहा है, मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो ऐसे केस में अगर आपको कंपनीज में, कोई भी कंपनीज में फॉर दैट मैटर, ठीक है, मैं आईटी की ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी कंपनी में अगर आपको बहुत ज़्यादा गुडविल दिखे, तो ये थोड़ा रेड साइन हो सकता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ज़रूर देना है। नेक्स्ट चीज़ जो है, अब बेसिकली हमने इंडस्ट्रीज देख ली, अब हम कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो अब जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं डायरेक्टली एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अगर आप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की बात करोगे, पीवीसी, CPVC पाइप्स, ठीक है, तो आपका प्रिंस पाइप्स आ गया, आपका अपोलो पाइप्स आ गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो अब आप देख रहे हो कि जो ओवरऑल मार्केट है पाइप्स का, वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड पे जा रहा है, ओके। तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके। तो पहले GST भी एक रीज़न था, लेकिन अब क्या हो गया, कोविड के वजह से बहुत सारे छोटे प्लेयर्स मार्केट से चले गए हैं, और अब ऑर्गेनाइज्ड की तरफ बिजनेस बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए, आपके प्रिंस हो गया, आपका अपोलो पाइप्स हो गया, फॉर दैट मैटर। सो आपको ये भी देखना है कि मेरी कंपनी, जिस कंपनी को भी आप एनालाइज कर रहे हो, उसका मार्केट कैसा है, क्या टोटल मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है, और अब धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन अगेन। फिर अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, रिलैक्सो जो फुटवेयर कंपनी है अगेन, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि फुटवेयर मार्केट ऑलमोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो ऐसे केस में क्योंकि अब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड पे भी जा रहा है, तो अगेन यहाँ पर जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो आप ये देखिए कि जो भी कंपनी आप देख रहे हो, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का क्या रेशो है, क्योंकि अगर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है, तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को, यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज हैं, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से पूरा मार्केट शेयर छीनेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल्स इज जो आपके बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हो गए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स। फिर नेक्स्ट आपको चीज़ ये देखनी है, अगेन सी बेसिकली आप पैसा कब कमाओगे इन अ लॉन्ग टर्म, आप स्टॉक मार्केट में पैसा या स्टॉक से पैसा कब कमाओगे, जब वो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, मतलब क्या कि कंपनी के प्रॉफिट्स या कंपनी के अर्निंग्स बढ़ेंगे। अब ये अर्निंग्स कैसे बढ़ सकते हैं, तो आप ये चेक कीजिए कि कंपनी अपने अर्निंग्स बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है। क्या कंपनी का कैपेक्स शुरू हो चुका है और 2 साल बाद या 3 साल बाद कैपेक्स से जो कैपेक्स ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से अच्छा खासा पैसा आएगा, क्या ऐसी बात है। या कंपनी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में जा रही है, इसलिए कंपनी की अर्निंग्स बढ़ सकती है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रही है, या कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट्स में जा रही है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कैसे अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने वाली है, ठीक है। ये आपको
मैनेजमेंट के इंटरव्यू से समझ में आ जाएगा, आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, आप वहाँ आपको वहाँ से समझ में आएगा कंपनी की न्यू प्रोडक्ट्स क्या है, आपको वहाँ से समझ में आएगा। क्या कंपनी का मैनेजमेंट चेक कीजिए कि मैनेजमेंट कंपनी का कैसा है, ठीक है, उनका एग्जीक्यूशन लेवल कैसा है, क्या जो मैनेजमेंट कहता है क्या वो करता है, ये आपको कैसे समझ में आएगा। अगेन हम पास्ट में जाइए, पास्ट एनुअल रिपोर्ट्स चेक कीजिए, वहाँ पे जो जो मैनेजमेंट ने कहा है क्या वो आगे जाके फिर आगे के एनुअल रिपोर्ट्स देखिए क्या वहाँ पर चीज़ें हुई हैं। मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ सुनिए, इससे भी आपको काफ़ी काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मैनेजमेंट क्या, आगे की विजन क्या है मैनेजमेंट का। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस देखिए, तो वहाँ पर हर कंपनी के आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस क्वार्टरली दिखेंगे, उनकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। तो आपको वहाँ पर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का विजन भी बहुत दफ़ा उधर डाल देते हैं, और रेवेन्यूज़ और ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर डाल देते हैं। सो बेसिकली आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कंपनी का आगे विजन क्या है, कंपनी कैसे अपने अर्निंग्स को बढ़ाएगी, कंपनी कुछ मैनेजमेंट सीधा बोल देते हैं कि हम मार्जिन पे सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, कुछ मैनेजमेंट बोल देते हैं कि हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कंपनी आगे कैसे बढ़ने वाली है। ये कुछ चीज़ें थी जो आपने देखनी है। ऑफ कोर्स कुछ इंडस्ट्रीज़ और बाकी हैं कवर अप करना, जो हम आगे की वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया। कमेंट्स आपके बहुत सारे कमेंट्स आए और मैंने उनको रिप्लाई अच्छे से मैं कर नहीं पाई, या मेरी वीडियोस भी आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा वीडियोस मैं डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि पिछले 1 महीने से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अभी मैं थोड़ा रिकवरी मोड पे हूँ, तो इसलिए मैं ध्यान ही नहीं दे पाई। लेकिन अब आई एम बैक टू नॉर्मल, और अब वीडियोस भी जैसे मैं पहले डालती थी, हफ्ते में 2 वीडियोस वैसे आएंगे, और मैं कमेंट्स पे भी ध्यान ज़रूर दूंगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।